तो सर दो चीजों पे इंफॉर्मेशन है कि सर एक तो मेरे पास 4 लाख रुपए की एसेट है तो आप उतने वसूल लो। पर क्वेश्चन यदि ध्यान से पढ़ोगे तो तुम्हारे पास में एक इंफॉर्मेशन और है। क्या? कि सर एम एजेड 21 ईयर्स, मेंटल बैलेंस खराब हो गया था पेरेंट्स की डेथ के बाद में, ग्रैंड मदर साथ में थी, इनकेपेबल थी, डिपेंडेंट थी। देखो साफ डिपेंडेंट ग्रैंड मदर थी। तो अब आगे क्या था? ये देखो इंपॉर्टेंट लाइन। मिस्टर वाई एंड हिज ग्रैंडमदर यूज्ड टू लिव इन द हाउस बिल्ड बाय हिज पेरेंट्स। तो क्या ये भी, इसमें भी वाई और ग्रैंडमदर की एस्टेट थी या नहीं थी बताइए? ये क्यों भूल रहे हो आप 4 लाख के अलावा? ये लाइन फालतू ही थोड़ी ना लिखी हुई है कि सर वो उनके पेरेंट्स ने उनको घर दिया, ये भी तो उन्होंने इनहेरिट किया ही ये एस्टेट, उन लोगों ने लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं ये उनके। तो सर इससे भी वसूला जा सकता है। तो विल मिस्टर एम सक्सीड इन फाइलिंग द सूट फॉर रिकवरी ऑफ मनी? यस। मैक्सिमम अमाउंट क्या है कि सर 4 लाख तो डायरेक्ट नहीं मिल रहे हैं, बाकी का जो अमाउंट है वो घर से जितनी वैल्यू का घर है उस तक बाकी का अमाउंट भी वसूला जा सकता है। ठीक है। मेडिकल ट्रीटमेंट में भी अप्लाई होगा क्या सर? यस सर, मेडिकल ट्रीटमेंट इज ऑल्सो कंसिडर्ड, एजुकेशन इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज वन ऑफ द नेसेसिटीज एज टू लाइफ, तो उसका पैसा भी 7 लाख रुपए वसूला जा सकता है। क्लियर है? कहीं कोई डाउट की गुंजाइश है? एनीवन? कहीं भी कोई डाउट आ रहा है किसी को? बोलो। नहीं आ जाओ भाई, क्वेश्चन नंबर 2 पे आओ। An auction sale of certain goods was held on 7th March 2023 by the fall of hammer in favor of the highest bidder X. The payment of auction price was made on 8th March 2023, followed by the delivery of goods on 10th March 2023. Based upon the provisions of the Sale of Goods Act 1930, decide when the auction sale is complete. सर ऑक्शन सेल जो है ना, इट वॉज हेल्ड ऑन 7 मार्च, फॉल ऑफ हैमर इस दिन हो गया था हाईएस्ट बिडर के फेवर में। पेमेंट 8 मार्च को गया, डिलीवरी 10 मार्च को ही। बोलो ऑक्शन सेल कब खत्म हुई? अपने लिए तो ऑक्शन सेल तभी खत्म हो जाती है ना जब वो हैमर पड़ के वापस अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ जाता है तब। है ना? वापस नहीं आया तो सेल कंप्लीट नहीं होगी, ये बात ध्यान रखना। तो सर हमारे लिए तो 7 मार्च को ही ऑप्शन सेल कंप्लीट हो गई थी। पेमेंट एंड उसके लिए हम लोग ये नहीं रुकने वाले हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, डिफरेंशिएट बिटवीन नोवेशन एंड अल्टरेशन। ये एक बार आप लोग पढ़ना, नोवेशन और अल्टरेशन में क्या फर्क होता है, ये पढ़ना छोड़ना मत। क्वेश्चन नंबर 4 आना चाहिए था। यहाँ पर एक्सप्लेन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन लाइट ऑफ प्रोविजंस, एग्रीमेंट मेड आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन आर वैलिड एग्रीमेंट्स। तो अब हाँ, वैसे तो कंसिडरेशन में ये होता है कि सर बोथ द पार्टीज मस्ट गेट सम कंसिडरेशन, बट सर उसके कुछ एक्सेप्शंस हैं। उसमें से एक एक्सेप्शन है, एग्रीमेंट्स मेड आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन आर वैलिड एग्रीमेंट्स प्रोवाइडेड। सर चार चीजें पूरी हो। तुम्हारा काम क्या है वहां पर ये चार चीजें मेंशन करना कि सर एग्रीमेंट मस्ट बी मेड आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन बिटवीन पार्टीज हु आर इन नियर इन रिलेशनशिप। ठीक है। तीसरा कि सर इट मस्ट बी मेड इन राइटिंग, एंड चौथा इट मस्ट बी साइंड। याद आ रही है ये चीजें? तो सर ये चार बतानी आपको हैं। प्रॉमिस टू पे टाइम बार डेट कैन नॉट बी एनफोर्स सर, इट कैन बी एनफोर्स्ड इफ इट इज इन राइटिंग प्लस साइंड। ठीक है। टू पे कंप्लीट अमाउंट और पार्शियल अमाउंट। ठीक है, बिल्कुल किया जा सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ भाई। What do you mean by quantum merit and state the cases where the claim for quantum merit arises? सर क्वांटम मेरिट एज मच एज इज अर्नड, जितना अर्न किया है कम से कम उतना मिलना चाहिए। ठीक है। सर क्वांटम मेरिट समझा दोगे? ओके सर। सर क्वांटम मेरिट के लिए दो कंडीशंस फुलफिल होनी जरूरी है, ध्यान रखना। क्वांटम मेरिट के लिए दो कंडीशंस फुलफिल होनी जरूरी है। क्या क्या सर? कि सर एक तो क्वांटम मेरिट केवल वही जना क्लेम कर सकता है जो गलती पे नहीं हो। बात समझना हाँ। मेरी गलती के कारण कोई कॉन्ट्रैक्ट मैं छोड़ के जा रहा हूँ, फिर मैं क्लेम करूँ लाओ मैंने इतना काम तो किया लाओ इतने दो। तू छोड़ के तोड़ के क्यों जा रहा है? गलती पे तू ही है। ठीक है। दूसरा, इट इज ओनली अवेलेबल इफ द ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन डिस्चार्ज्ड।
ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट यदि डिस्चार्ज हो गया हो तो ही क्वांटम मेरिट, कि अब और नहीं होगा। मान लो कंपनी ने आपको डायरेक्टर जैसे अपॉइंट किया, पता पड़ा 4 महीने आपसे काम करा लिया और बाद में पता पड़ा कि वो आपको डायरेक्टर जैसे अपॉइंट कर ही नहीं सकती थी, तो फिर आपको हटा दिया। तो क्या गलती आपकी थी आपको हटाने में? नहीं सर, कंपनी की गलती थी। तो क्या आप अपने 4 महीने का पेमेंट मांग सकते हो? हाँ सर, मांग सकते हैं। ठीक है, क्वांटम मेरिट के हिसाब से, एज मच एज वी अर्न। सर, क्या ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो गया? हाँ सर, अब कंपनी ने आपके साथ में कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज कर दिया है। ठीक है, ये ध्यान रखने वाली बात है। तो सर ये दो, ये इसीलिए बताई थी, ये दो बातें बतानी थी आपको। और स्टेट द केसेस वेयर केस फॉर क्वांटम मेरिट अराइजेस। तो सर, केस फॉर या क्लेम फॉर क्वांटम मेरिट अराइजेस इन फॉलोइंग केसेस। ठीक है सर, ये सब पढ़ाई हुई है आपको कि सर इंटेंशन मतलब बिना ग्रेशियसली किए करने के इंटेंशन से आपके लिए काम करना है। नेक्स्ट, वेयर एग्रीमेंट इज डिस्कवर्ड टू बी वॉइड और कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड, जैसे कि अभी शुरुआत से गलत एग्रीमेंट हो गया, या फिर 4 महीने बाद पता पड़ा कि यार आपने मुझे गलत डायरेक्टर अपॉइंट कर दिया, तो 4 महीने काम करा लिया, तो फिर उसका तो मैं लूंगा। ठीक है, ये सारे केसेस मैंने आपको बताए हुए हैं, पढ़ना जरूर एक बार। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5। What constitutes a contingent contract under the Indian Contract Act and what are its essential elements? सर, कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है वो बताना है, उसके एसेंशियल एलिमेंट्स पूछे वो बताने हैं। ठीक है, पढ़ाया हुआ है। आ जाओ स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1। Mr. R extended a loan to Mr. D with X, Y, and Z as sureties. Each surety executed a bond with varying penalty amounts. X with a penalty of 10,000, Y with 20,000, and Z with 40,000. In the event of Mr. D's failure to repay the borrowed money to Mr. R, examine the liability of the sureties in accordance with the Indian Contract Act. When Mr. D defaults to the tune of 42,000 rupees, additionally, assess the situation if there is no contractual arrangement among the sureties. देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्लैरिटी वाला क्वेश्चन है, शायद पहले कराया हुआ है। कैसे? कि सर, जॉइंट श्योरिटीज हैं, आर ने डी को लोन दिया, उस लोन देने के पीछे 3 जने को श्योरिटीज हैं। हर श्योरिटी ने अलग अलग पेनल्टी अमाउंट के साथ में बॉन्ड दिया कि मेरी मैक्सिमम गारंटी 10,000, मेरी 20,000, मेरी 40,000। ठीक है, अब यदि डी चुका नहीं पा रहा है तो बताइए किस रेशियो में एक्स वाई और जेड को पे करना होगा। आपको ध्यान होना चाहिए कि सर, यदि एक्स वाई और जेड ने बता दिए हैं अपने अमाउंट, ठीक है, कितने कितने बताए हैं, 10,000 और 20,000 और 40,000। ठीक है सर, अब अमाउंट कितने का है सर, 42,000 रुपीज का डिफॉल्ट हो रहा है। तो ऐसा नहीं है कि सर इनकी मेन आंसर क्या है समझना, प्लीज एवरीवन लुक हियर। सर, ये लोग अपनी अपनी लिमिट्स में इक्वली चलते रहेंगे। कैसे? सर, सबसे पहले, यदि कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो सर तब तो तीनों को इक्वली पे करना पड़ेगा। यस, अब तीनों की लिमिट्स डिफाइन की हुई है तो लिमिट्स के अंदर अंदर इक्वली चलना पड़ेगा। कैसे? कि सर सबसे पहले तो 10,000 रुपए तीनों, अब तीनों 10-10 हजार रुपए पे कर देंगे। मान लो एक्स ने भी 10,000 रुपए पे कर दिए, वाई ने भी 10,000 रुपए पे कर दिए, और जेड ने भी 10,000 रुपए पे कर दिए। कितने पे हो गए बेटा? कि सर 30,000 पे हो गए। ठीक है, अब एक्स की तो बात खत्म हो गई, बचे कितने हैं? कि सर 12,000 और बचे हैं। तो सर, अब ये जो 12,000 हैं, वाई ने अपनी 10,000 रुपए की लिमिट काम ले ली, जेड ने भी 10,000 रुपए की लिमिट काम ले ली। अभी ये 12,000 बरोबर बरोबर 6-6 हजार रुपए में बटेंगे वाई और जेड के बीच में, क्योंकि अभी भी इनकी 10-10 और इसकी 30 की लिमिट बची। तो ऐसा नहीं होगा कि प्रोपोर्शनेट डालेंगे, ऐसा होएगा सर लिमिट के अंदर भी बरोबर कंट्रीब्यूशन होगा। तो इसको भी 6 और देने पड़ेंगे, इसको भी 6। तो सर y का कंट्रीब्यूशन कितना हो गया? 10 + 6 16। और z का कंट्रीब्यूशन कितना हो गया? 10 + 6 16। टोटल हो गया 16, 16 और 10, 32 और 10 42। इसको थोड़ा सा इजी करके समझाता हूँ, एक्स वाई और जेड। ठीक है सर, एक्स ने 10,000 का, वाई ने 20,000 का, जेड ने 40,000 का लिया हुआ है गारंटी। ठीक है,
टोटल 42,000 की लाइबिलिटी आ गई। चलो एक्स ने 10,000 की चुका दी, ठीक है सर। बचे वाई, तीनों को 10-10 हजार रुपए चुकाने थे, तो 30,000 तो चुक गया। बचता कितना है? 12,000। अब सर ये 12 दोनों में 6-6 जाएगा, इनकी लिमिट्स अभी भी बची हुई हैं। इसकी 10 बची हुई है, इसकी 30 बची हुई है, दोनों में 6-6 जाएगा। ऐसा नहीं है कि है ना, इस इसकी लिमिट एग्जॉस्ट हो जाएगी फिर इसकी लगेगी, ऐसा कुछ नहीं है सर। लिमिट्स के अंदर अंदर पहली लिमिट क्या? तीनों में 10-10, तो एक्स तो हो गए बाहर। दूसरी लिमिट क्या? दोनों को बरोबर बरोबर की सर, 6-6। अब समझ में आ गया? इस तरीके से ये 10, ये 16 और ये 16। लिमिट्स भी अंदर, लिमिट्स के अंदर बरोबर कंट्रीब्यूशन होगा। मान लो फॉर एग्जांपल 42 की बजाय, फॉर एग्जांपल 42 की बजाय टोटल 24,000 का ही, 24,000 का ही क्लेम आ रहा है। एक्स की लिमिट है 10 की, वाई की लिमिट है 20 की, जेड की लिमिट है 40 की। सर तीनों में 8-8 हजार रुपए जाएगा। ये 8 इसके, 8 इसके, 8 इसके। क्या ये बात समझ में आ गई? क्या ये बात समझ में आ गई जो समझाना चाह रहा हूं? यस सर, लिमिट के अंदर बरोबर कंट्रीब्यूशन होएगा, लिमिट के अंदर बरोबर कंट्रीब्यूशन होएगा। बोलो एवरीवन, समझ में आया या नहीं आया? एवरीवन? यस? मीत, नीव, समझ में आ गया? चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। Explain whether the agency shall be terminated in the following cases under the provisions of the Indian Contract Act. First, A gives authority to B to sell A's land and to pay himself out of the proceeds the debts due to him from A. Afterwards, A becomes insane. देखो, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एजेंसी कपल्ड विद इंटरेस्ट। याद आ रहा है? एजेंसी कपल्ड विद इंटरेस्ट। आपने मुझे एजेंट इसलिए बनाया है क्योंकि मेरे कुछ ऐसा है आपके साथ में, उस एजेंसी में इंटरेस्ट है जो मुझे पूरा करना है। क्या ये एजेंसी को बाद में रिवोक किया जा सकता है? नहीं। यदि प्रिंसिपल इंसेन हो जाता है तो भी क्या एजेंसी रिवोक होगी? नहीं। यदि प्रिंसिपल की डेथ हो जाती है तो भी क्या एजेंसी रिवोक होगी? नहीं। ध्यान कर लेना, एजेंसी कपल्ड विद इंटरेस्ट मार नहीं खाएगी इन सब कारणों से। एजेंसी बनी रहेगी और मैं अपना काम करके निकलूंगा। नेक्स्ट, सेकंड पढ़ भाई। A appoints B as A's agent to sell A's land. B, under the authority of A, appoints C as agent of B. Afterwards, A revokes the authority of B but not of C. What is the status of agency of C? बहुत अच्छा और क्लैरिटी देने वाला क्वेश्चन है। क्या कि सर ए ने बी को एजेंट अपॉइंट किया अपने काम के लिए, जमीन बेचने के लिए। क्या बी सी को एजेंट, अपना एजेंट अपॉइंट कर सकता है? सर वैसे तो ये तो हो जाएगा एजेंट, ये हो जाएगा सब एजेंट। क्या सब एजेंट अपॉइंट होने चाहिए? सर बेसिकली तो नहीं होने चाहिए, ठीक है। लेकिन बी ने ए से परमिशन लेके और सी को सब एजेंट अपॉइंट किया है, तब तो प्रॉपर तरीके से हो रहा है। यस सर, प्रॉपर तरीके से हो रहा है। अब सर आने वाले टाइम में ए ने बी से अपना कनेक्शन तोड़ दिया, इसको एजेंसी से हटा दिया, लेकिन सी के बारे में कुछ नहीं बोला। तो सर अब क्या, क्या सी अभी भी इसको डायरेक्टली रिप्रेजेंट कर सकता है या इसको बाइंड कर सकता है? समझने वाली बात यह है, इनमें जो चेन बनी हुई थी वो चेन यहाँ से टूट गई। तो सर कनेक्शन टूट गया, यानी टूट गया बी के साथ में, ऑटोमेटिकली सी से भी कनेक्शन टूट गया ना। तो सर भले ही नहीं बोला हो, सी अपनी हरकतों से ए को बाइंड नहीं कर सकता, ठीक है, क्योंकि कनेक्शन टूट चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ गई। Due to urgent need of money amounting to 3 lakh, Pawan approached Raman and asked him for the money. Raman lent the money on the guarantee of Suraj and Tarun. Pawan makes default in payment and Suraj pays full amount to Raman. Suraj afterward claimed contribution from Tarun, but Tarun refused to contribute on the basis that there is no contract between Suraj and him. Examine, referring to the provisions of the Indian Contract Act, whether Tarun can escape from his liability. देखो, दो को सिक्योरिटीज हैं। ये एक मिस्टर एक्स के लोन के लिए दो को सिक्योरिटीज हैं, ए और बी। पूरा पैसा ए ने चुका दिया, तो क्या ये दूसरे को सिक्योरिटी से कंट्रीब्यूशन ले सकता है? सर बिल्कुल ले सकता है। बी बोला तेरे मेरे बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, तो किस बेसिस पे क्लेम कर रहा है? नहीं।
एक को श्योरिटी दूसरे को श्योरिटी से कंट्रीब्यूशन वसूल सकता है। ठीक है भाई, ध्यान रखना। नेक्स्ट, चलो ये भी हो गया। अब एनआई एक्ट की तरफ चलते हैं अपन। जो कराने लायक क्वेश्चन लगे ना वही निकाल के लाया हूं, बाकी सब आपने करे हुए हैं, इसलिए फालतू टाइम नहीं खराब करा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ गई। Rama executes a promissory note in the following form. I promise to pay a sum of 10,000 after 3 months. Decide whether the promissory note is a valid promissory note. देखो सब ठीक है। आई प्रॉमिस टू पे अ सम ऑफ ₹10,000, सर्टेन सम है, टाइम भी सर्टेन है। अरे पर आदमी सर्टेन नहीं है ना, किसको प्रॉमिस किया है, किसको पेमेंट करने का प्रॉमिस किया है। सर पहले प्रॉमिसरी नोट समझाओगे, अनकंडीशनल प्रॉमिस इन राइटिंग, ठीक है, टू पे अ पर्टिकुलर पर्सन, ठीक है, चलो। पर सर यहाँ पर डेट एंड नेम ऑफ द पे इज मिसिंग। Date and the name of pay is mainly missing, ठीक है, thus making it a bearer instrument। तो उसके कारण क्या हो गया, ये bearer instrument हो गया। एज पर सेक्शन 31 ऑफ द आरबीआई एक्ट, क्या प्रॉमिसरी नोट जो बेयरर इंस्ट्रूमेंट है इशू किए जा सकते हैं? नहीं किए जा सकते। दिमाग चलना चलाओगे यहाँ पर तो मिलेंगे 3 नंबर, अदरवाइज खड्डे में डाल के आ जाओगे 3% नंबर। ठीक है, क्या हो गया, ये बेयरर इंस्ट्रूमेंट हो गया। एनआई एक्ट के हिसाब से तो सही है, लेकिन सर आरबीआई एक्ट में मना किया हुआ है सेक्शन 30। ठीक है, ध्यान पड़ गया। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ। With reference to provisions of NI Act, tell the instances where a person shall be deemed to have committed an offence for dishonor of check and what are the conditions to be complied with for not constituting such an offence. ये क्वेश्चन क्यों यहाँ पर डाला है इस पीडीएफ में, उसका कारण समझना। सर विद रेफरेंस टू प्रोविजंस ऑफ एनआई एक्ट आपको ये बताना है where a person shall be deemed to have committed an offense for dishonor of check, कब उसने किया। तो सर एंड व्हाट आर द कंडीशंस टू बी कंप्लाइड विद फॉर नॉट कॉन्स्टिट्यूटिंग सच एन ऑफेंस। देखो ये बहुत, जिस तरीके से इन्होंने तोड़ के डाला है ना, ये बहुत अच्छा है कि सर सेक्शन 138 क्या है, चेक के लिए ड्रॉन बाय अ पर्सन ऑन एन अकाउंट मेंटेन बाय हिम विद अ बैंकर, यहां तक तो ठीक है। फॉर पेमेंट ऑफ एनी अमाउंट ऑफ मनी टू अनादर पर्सन, खुद के लिए चेक इशू करते हैं ना और वो बाउंस हो गया, वो डिसऑनर हो गया, तो 138 नहीं लगता है। टू अनादर पर्सन, दूसरा इट इज फॉर पेमेंट ऑफ मनी नॉट एनीथिंग एल्स। तीसरा सर क्यों पेमेंट कर रहे हैं, फॉर डिस्चार्ज डेट और अदर लाइबिलिटी, फॉर डिस्चार्ज इन होल और इन पार्ट ऑफ एनी डेट और अदर लाइबिलिटी। सर चैरिटी के लिए चेक दे रहा हूं और वो बाउंस हो गया तो 138 अप्लाई नहीं होगा। सर बहन को एज आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन दे रहा हूं तो 138 अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, तो इफ इट इज रिटर्न बाय द बैंक एज अनपेड आइदर बिकॉज पैसा पूरा नहीं था या फिर जो अरेंजमेंट्स किए थे ओवरड्राफ्ट वगैरह के वो पूरे नहीं पड़ रहे थे, तो फिर वो ऑफेंस माना जाएगा। ये सारी एक एक बात पूरी होनी चाहिए जिस हिसाब से तोड़ के डाला है ना। अच्छा 138 में हम लगा सकें उसके लिए क्या क्या बातें जरूरी है कि सर चेक को वैलिडिटी पीरियड में प्रेजेंट करना है। ठीक है सर, वो चेक डिसऑनर हो गया तो अभी हम डायरेक्टली केस नहीं ठोक सकते, इस पे क्वेश्चन आए हुए हैं। चेक बाउंस हो गया, क्या केस ठोक सकते हैं 138 के अंडर? ना 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 ना, डायरेक्टली नहीं ठोक सकते। पहले नोटिस के थ्रू पैसा डिमांड करना है विद इन 30 डेज, उसको सामने वाले को नोटिस मिलने के 15 दिन के अंदर पेमेंट करना है। ठीक है, तो सर जब ये इसके बावजूद भी पैसा नहीं आए तो हम 138 में लगा सकते हैं। पार्टनरशिप एक्ट पे आ जाओ भैया। Pardon? हाँ, State whether the following are partnerships under the Indian Partnership Act. ये First, पार्टनरशिप है या नहीं देखो। एक कॉन्ट्रैक्टर है अपॉइंटेड वन ऑफ हिज सर्वेंट्स टू मैनेज हिज बिजनेस ऑफ लोडिंग अनलोडिंग, और उसे 50% प्रॉफिट्स में भी हिस्सेदारी मिलनी थी। बिजनेस है क्या? हाँ सर। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स है क्या? हाँ सर। सर म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप दिख रही है क्या कहीं पर? नहीं सर। देखो हर क्वेश्चन में सारे आइटम्स नहीं मिलेंगे तुमको, तुमको दिमाग लगाना है कि ये क्वेश्चन किस पॉइंट की कमी के बारे में पूछ रहा है, उधर ही लिखना है।
और कहीं दिमाग नहीं चले तो लिख देना अज्यूमिंग कि ये भी है, फिर अपना आंसर दे देना। ठीक है, फंसना मत। सेकेंड, टू फर्म्स ईच हैविंग 12 पार्टनर्स कंबाइंड बाय एन एग्रीमेंट इनटू वन फर्म। सर देखो, ये थोड़ा सा अजीब सा पॉइंट है। ये दो फर्म थी, पार्टनरशिप ए, पार्टनरशिप बी। ठीक है, पार्टनरशिप ए में कुछ सदस्य थे, पार्टनर्स थे, पार्टनरशिप बी में कुछ पार्टनर्स थे। सर क्या ये दोनों फर्म ए और फर्म बी मिलके तीसरी पार्टनरशिप फर्म सी बना सकती हैं? सर आंसर इज नो। लेकिन सर ये कैसे बना सकती हैं कि ए के भी जो जने थे वो यहाँ आ गए, बी के भी जो जने थे वो यहाँ आ गए, और इन्होंने, इन जनों ने, जो पार्टनर्स थे उन्होंने पार्टनरशिप फर्म सी बना ली? तो क्या ये पॉसिबल है? हाँ सर, ये पॉसिबल है। तो सर एग्रीमेंट से ये एक होके आ गए। ये थोड़ा सा, इसका आंसर इंस्टीट्यूट ने या तो क्वेश्चन सही से फ्रेम नहीं किया है, या आंसर थोड़ा सा गलत तरीके से दिया है। ठीक है, सो टू फर्म्स ईच हैविंग 12 पार्टनर्स कंबाइंड बाय एन एग्रीमेंट इनटू वन फर्म। ठीक है, तो आंसर यस दिया इंस्टीट्यूट ने। ए एंड बी को ओनर्स हैव एग्रीड टू कंडक्ट, नहीं सॉरी, देयर इज एन एग्रीमेंट बिटवीन टू फर्म्स टू कंबाइन। ये कैसे कंसेप्चुलाइज होगा, ये मैंने आपको समझाया ना, वैसे होगा। पर अब इन्होंने, इंस्टीट्यूट ने आंसर यस दिया है, तो थोड़ा ध्यान से खेलना है इस क्वेश्चन के साथ। नेक्स्ट, चैरिटी वगैरह के लिए पार्टनरशिप बन सकती है क्या? नहीं सर, नहीं बन सकती है। पार्टनरशिप हमेशा बिजनेस के लिए बन सकती है। रेंट फ्रॉम अ पीस ऑफ लैंड, सर कोई बिजनेस नहीं है इसलिए वो पार्टनरशिप नहीं होगा। सर ए और बी एक कमोडिटी बाय करते हैं, एग्री करते हैं कि हाँ इसको बेचेंगे और सेल करेंगे, हाँ यही बिजनेस है, तो बिल्कुल ये पार्टनरशिप होगा। ठीक है, नेक्स्ट, डिस्कस प्रोविजंस रिगार्डिंग पर्सनल प्रॉफिट्स अर्न बाय पार्टनर अंडर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। जहां पर भी पर्सनल प्रॉफिट आए, सेक्शन 16 ध्यान रखना। दो बातें ध्यान रखना कि सर किसी पार्टनर ने फर्म की किसी प्रॉपर्टी, फर्म की एसेट को लेके, फर्म के नाम को यूज करते हुए, फर्म के बिजनेस कनेक्शन को यूज करते हुए यदि कोई पर्सनल प्रॉफिट कमाया है, तो फिर सर ही शैल अकाउंट दैट एंड पे दैट प्रॉफिट टू दी फर्म। ठीक है, अच्छा, ये सेकंड पॉइंट ध्यान रखना, इस बार इस पे से क्वेश्चन आने की संभावना बन सकती है कि सर ये एक पार्टनरशिप फर्म है और ये एक इसका पार्टनर है। ठीक है, कुछ कॉन्ट्रैक्ट में इस बारे में नहीं लिखा हुआ है कि ये बंदा इसके कॉम्पिटिंग बिजनेस कर सकता है क्या। पार्टनरशिप में भी पार्टनर है, ये टिम्बर का बिजनेस कर रही है, खुद भी टिम्बर का बिजनेस साइमल्टेनियसली कर सकता है क्या? तो इसका आंसर 16 बी में दिया हुआ है। इफ अ पार्टनर कैरीज ऑन एनी बिजनेस ऑफ दैट सेम नेचर एंड competing with the firm, he shall account for and pay to the firm all profits made by him in that business। ठीक है, यानी कि कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, तो बाय डिफॉल्ट कॉम्पिटिंग बिजनेस से जो भी कमाया वो यहाँ देगा। अब ये पॉइंट ए और बी दोनों सब्जेक्ट टू अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स हैं। यानी पार्टनरशिप में यदि अदरवाइज लिख दिया तो क्या कॉम्पिटिंग बिजनेस कर सकता है? हाँ सर, तब कर सकता है, तब देने की जरूरत नहीं है। या फिर पार्टनरशिप में ऐसा लिख दिया कि कोई भी पार्टनर डिराइव कर सकता है प्रॉफिट आउट ऑफ बिजनेस ऑफ द, मतलब बाय यूजिंग नेम ऑफ द फर्म वगैरह वगैरह, तब कर सकता है? हाँ सर, तब कर सकता है। कुछ नहीं लिखा है तो ये ए और बी अप्लाई होंगे। ठीक है, नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ गई। Partner indeed virtually embraces the character of both a principal and an agent. Describe the said statement keeping in view of the professional provisions of the Indian Partnership Act 1932. तुमको भी ध्यान है, होता है, बिल्कुल होता है। ठीक है, मुझे समझाने की कोई जरूरत नहीं है। लास्ट एक दो पेज बचे हैं, आ जाओ फटाफट फिनिश करते हैं। पढ़ भाई। Ram and Shyam are partners in a partnership firm named as R&S and Co. The firm, Gaurav, a renowned businessman, is the common friend. Ram introduced Gaurav to Sahil, a supplier to the firm, as his newly joined partner. Gaurav, knowing that he is not a partner, preferred to keep quiet on such an introduction. This information about Gaurav being a partner of the firm was shared by Sahil with another businessman, Madhav. Next day, Sahil applied the raw material on credit and Madhav lent 5 lakh to the firm for a short period on the understanding that Gaurav is a partner of the firm. On due dates, the firm failed to discharge its liability towards both. Advise Gaurav whether he is liable to Sahil and Madhav for the aforesaid liability of the firm.
ये क्वेश्चन केवल एक एंगल समझाने के लिए मैंने आपको डाला है, जो कि एग्जाम में आने लायक है। समझना, मैं आपको समझाता हूँ क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है, टॉपिक है पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। ईस्टॉपल या होल्डिंग आउट पढ़ा है ना पार्टनरशिप में, तो पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, ठीक है सर। सर ये एक पार्टनरशिप फर्म है। पार्टनरशिप फर्म में से एक पार्टनर ने इन फ्रंट ऑफ मिस्टर ए ये रिप्रेजेंट कर दिया कि राम हमारा पार्टनर है, और राम चुप रह गया। तो ही इज अ पार्टनर बाय होल्डिंग आउट या स्टॉपल? यस सर। इस ए के सामने, राम के सामने इस बंदे ने ए को रिप्रेजेंट किया, ऐसा करने पे ए ने इसको माल उधार दे दिया। तो अब क्या राम भी उस रीपेमेंट के लिए ए को लायबल होगा या नहीं होगा? सर बिल्कुल होगा। यहां तक तो कहानी हमारी समझी हुई है। क्वेश्चन में आगे क्या लिखा हुआ है, ए ने यही बात बी को रिप्रेजेंट कर दी कि राम भी इस फर्म में पार्टनर है। ए ने यही बात बी को रिप्रेजेंट कर दी कि राम भी इस फर्म में पार्टनर है। इस बेस राम ने नहीं किया, राम को तो पता भी नहीं था कि ऐसा कुछ हो रहा है। तो सर क्या बी, और इस बेसिस पे बी ने 5 लाख रुपए फर्म को उधार दे दिए, क्या ये 5 लाख रुपए भी चुकाने के लिए राम जिम्मेदार होगा? सर यही चीज समझाने के लिए मैंने आपको ये बताया है। सर पहले वाले के लिए तो डेफिनेटली होगा, सेकंड वाले के लिए इंस्टीट्यूट बोल रहे हैं नहीं सर, इसने आगे ये कहानी फैला दी, उसके लिए राम जिम्मेदार नहीं होगा। राम केवल उन्हीं चीजों के लिए जिम्मेदार होगा जिसके लिए वो खुद उन एक्ट्स के लिए जिम्मेदार था, जिनके लिए वो खुद उन एक्ट्स के लिए जिम्मेदार था। हमने शायद पहले थोड़ा सा अपोजिट पढ़ा हुआ है, इसीलिए मैं आपको ये समझाने के लिए लाया हूं। बोल करण। मेरे को वही पूछना था कि वो दोनों के लिए लायबल होना चाहिए ना, क्योंकि वो वो whether or not he जो has the knowledge to such faith. जो सेक्शन का टेक्स्ट है ना, वो पढ़ के तो वही लगता था जो हमने पहले पढ़ा। पर उस सेक्शन को यदि वापस पढ़ोगे ना, तो इंस्टीट्यूट जो समझाना चाह रहा है वो समझ में आएगा। नटशेल में अभी सिचुएशन क्या है वो तो समझ में आ गई तेरे को, उसको मैं समझाने की वापस कोशिश करूंगा कि सर पार्टनर ने राम की सहायता से या राम के किसी एक्ट से उसको रिप्रेजेंट कर दिया गया इन फ्रंट ऑफ मिस्टर ए, तो क्या राम रेस्पॉन्सिबल होगा? हाँ सर। इसने फर्दर किसी को आगे बता दिया जिसने उस बेसिस पे, क्या उसके लिए राम रेस्पॉन्सिबल होगा? नहीं सर, उसके लिए नहीं होगा। अब देखो सर, इसमें यदि मान लो ये पार्टनरशिप का ऑफिस है, पार्टनरशिप का ऑफिस है, ऑफिस के बाहर नेम प्लेट लगी हुई है पार्टनर्स की, उसमें यहां पर 3 पार्टनर्स है XYZ। राम अभी तक पार्टनर नहीं है, राम अभी तक पार्टनर नहीं है, लेकिन बाहर नेम प्लेट क्या लगाई? XYZ एंड राम पार्टनर्स, यानी कि XYZ एंड राम पार्टनर्स, या तो नेम प्लेट पे या फिर उस पार्टनरशिप का ये जो होता है ना, लेटर हेड, लेटर हेड समझते हो ना, जिसपे अपन चिट्ठी लिखते हैं, उस पे भी XYZ एंड राम पार्टनर्स। राम को ये पता है, राम को ये पता है कि हाँ भले ही मैं पार्टनर उसने होने दिया। तो सर ये पढ़ के कोई कंपनी ये पार्टनरशिप के साथ में डील कर रहा है, उसके लिए राम को रेस्पॉन्सिबल बनाया जा सकता है क्या? हाँ सर, उसके लिए राम को रेस्पॉन्सिबल बनाया जा सकता है। ठीक है, अब पढ़ते हैं अपन मेन वो टेक्स्ट जिसके कारण मैंने स्टेंस चेंज किया है। देखो सेक्शन 28 क्या बोलता है, पढ़ वही करंट फालिया एक बार। Anyone who by words spoken or written or by conduct represents himself or knowingly permits himself to be represented to be a partner in a firm is liable as a partner in that firm to anyone who has, on the faith of any such representation, given credit to the firm, whether the person representing himself or represented to be a partner does or does not know that the representation has reached the person so giving credit. देखो इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इंस्टीट्यूट ने अपना स्टैंस वैसा लिया है। क्या? एनीवन हु बाय वर्ड्स स्पोकन और रिटन और बाय कंडक्ट represent himself or knowingly permits himself to be represented to be a partner in the firm। सर तब तो वो खुद ही कर रहा है, तब तो वो लायबल होगा ही होगा। ही इज लायबल एज अ पार्टनर इन द फर्म टू एनीवन
who has on the faith of any such representation given credit to him or given credit to the firm. Whether the person representing himself or represented to be a partner does or does not know that the representation has reached the person so giving credit, इस पे थोड़ा सा स्टैंस चेंज है। चाहे वो पर्सन जानता है या नहीं जानता है तो भी वो रेस्पॉन्सिबल हो जाएगा। इसका मतलब इन दो तरीकों से समझो सर। यहां पर एक तो राम था नहीं इधर पार्टनर, लेकिन इसने राम के सामने रिप्रेजेंट कर दिया, ये भी चुप रह गया। सर राम रेस्पॉन्सिबल है मिस्टर ए के लिए, जो भी इन्होंने इस रिप्रेजेंटेशन। सर अब इधर क्या है, नेम प्लेट पे लिखा हुआ था XYZ एंड राम पार्टनर्स, ठीक है। अभी राम ने ये चीज होने दी है, राम ने ये चीज होने दी है, ये राम की उससे हो रहा है। अब राम को पता ही नहीं है कि ये नेम प्लेट पढ़ के किसी ने यहाँ पर राम के बेसिस पे 5 लाख रुपए की फंडिंग कर दी है। तो राम को तो पता ही नहीं है कि वेदर और नॉट का मतलब समझ में आया कि सर राम को तो पता ही नहीं था, फिर भी इस नेम प्लेट के बेसिस पे 5 लाख रुपए, वेदर और नॉट ही इज अवेयर, ठीक है। वेदर और नॉट में ये कवर नहीं होगा कि ए ने बी को बता दिया। क्या इसमें राम का इन्वॉल्वमेंट था? क्या इसमें राम का इन्वॉल्वमेंट था? अब क्लियर हुआ रे, करंट क्लियर हुआ? यस, ठीक है। ये बहुत बड़ी चीज है जो टाइमली पकड़ में आ गई। मीत नीव समझ में आ रहा है? मुकुंद नेतन आया बेटा समझ में? यस, जो कहना चाह रहा हूं वो समझ में पकड़ गए, कहाँ फंसना है और कहाँ नहीं फंसना है। यस सर, चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, क्वेश्चन नंबर 5। On admission as a new partner, Ashwin agreed to be liable for the existing debts referred to as the old debts of the firm by an agreement signed by all partners, including Ashwin. Examine whether Ashwin will be held liable in a suit filed by creditor against the firm and all existing partners for recovery of the old debt of the firm. चलो बहुत इजी है सर। देखो कई बार जब कोई इनकमिंग पार्टनर अंदर आ रहा होता है तो क्या वो अपनी घुसने की डेट से पहले वाले कर्मों के लिए जिम्मेदार होगा? नहीं सर, पहले वाले डेट्स के लिए मिस्टर ए अंदर इनकमिंग पार्टनर है, तो आज डेट से सारे कामों के लिए वो रेस्पॉन्सिबल होंगे, पहले किए गए कामों के लिए वो रेस्पॉन्सिबल होंगे। लेकिन कई बार कुछ जने इतने आतुर होते हैं पार्टनरशिप फॉर्म में घुसने के लिए, वो कहते हैं हम तो वो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स XYZ के साथ में ये कॉन्ट्रैक्ट बना लेता है कि मैं तो पहले वाले डेट्स के लिए भी रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार हूं। ठीक है सर, तो फिर अब ये पहले वाले डेट्स के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा क्या? हाँ सर होगा, लेकिन डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या बोलता है? डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बोलता है पहले वाले डेट्स के लिए इसको रेस्पॉन्सिबल कौन बना सकते हैं? XY और Z ही बना सकते हैं। एक आउटसाइडर जिसने कंपनी को डेट दिया है, उधार दिया है, क्या वो मिस्टर ए को भी पुराने डेट के लिए रेस्पॉन्सिबल बना सकता है? नहीं सर, वो तो इस कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा ही नहीं रहा है, तो वो एक को रेस्पॉन्सिबल नहीं बना सकता है, XY और Z रेस्पॉन्सिबल बना सकता है। क्या ये पहला एंगल समझ में आया? यस सर। दूसरा एंगल, इसका इंस्टीट्यूट ने आंसर में एक चीज और जोड़ी है कि सर XYZ और ए के बीच में ए ने बोल दिया हाँ मैं पुराने डेट्स के लिए भी रेस्पॉन्सिबल। सर यदि ये करते वक्त XYZ और ए ने नया कॉन्ट्रैक्ट बना लिया डेटर के साथ, मतलब वो क्रेडिटर के साथ में, तो क्या अब ए को रेस्पॉन्सिबल बनाए? सर अब तो फिर ये इन्फोर्स कराएगा ही कराएगा। तो क्या लिखा हुआ है वो ध्यान से पढ़ के और करना, ठीक है भाई, आंसर करना। चलिए आज के लिए इतना बहुत है, नंबर 1। नंबर 2, टेस्ट है तुम्हारा। तो अकाउंट्स का टेस्ट जैसे ही देके आओगे ना, एग्जाम देके आओगे, उसके तुरंत बाद तुमको तुम्हारी मॉक टेस्ट की कॉपीज मिल जाएंगी, तभी दूंगा मैं, उससे पहले नहीं दूंगा। ठीक है, कोई भी डाउट हो मेरे को व्हाट्सएप करके तुम लोग पूछ सकते हो। और बेस्ट विशेस फॉर योर एग्जामिनेशन। सब जने बहुत अच्छे से करके आना रे। आई वॉन्ट यू नॉट टू स्टडी अगेन द सेम मॉड्यूल्स वंस अगेन, ठीक है। मैं चाहता हूँ सब एक बार में एक हिट में पास हो, और अपन ने पूरे साल मेहनत करी है, ठीक है। तो बहुत अच्छे से करना, कोई भी प्रॉब्लम हो एनी टाइम यू कैन व्हाट्सएप मी, आई विल रिप्लाई बैक, ठीक है। चलिए मिलते हैं भाई वापस एग्जाम के टाइम।